वेलकम टू आवर चैनल कॉलम्स कलेक्शन। आज की इस वीडियो में हम इजहारुल हक साहब का जो कॉलम आपके सामने पेश करेंगे उसका उन्वान है, क्या ये शिकस्त सियासी थी। शाम थी, खिड़की के बाहर इमली और लीची के पेड़ तेज़ हवा में झूम रहे थे। इनके नाचते पत्तों का अक्स खिड़की के शीशों पर पड़ रहा था। ढाका यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती थी। मैं और मेरा बंगाली दोस्त जो एमए इकनॉमिक्स की क्लास में मेरे साथ था, लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे और नोट्स बना रहे थे। हमें मालूम था कि हमने सारी रात बैठना है। कई घंटे गुजर गए तो वो कहने लगा, चलो चाय पी आएँ। हम उठे और इंटरनेशनल हॉस्टल के सामने से गुजरते हुए आर्ट्स बिल्डिंग की बगल में वाक़या माधु की कैंटीन में जा बैठे। ये वही कैंटीन है जिसके हवाले से कहा जाता है कि जिसने माधु की कैंटीन से इतनी प्यालियाँ चाय की नहीं पीं और इतने समोसे नहीं खाए, वो ढाका यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील नहीं हो सकता। 1921 में ढाका यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया तो नौजवान माधु ने अपने बाप के साथ यूनिवर्सिटी में अशियाए खुर्दोनोश बेचना शुरू की। वक्त के साथ माधु की कैंटीन यूनिवर्सिटी की सकाफ़ती ज़िंदगी का अहम जुज़ हो गई। 26 मार्च 1971 की सुबह को माधु, उसकी बीवी, बेटे और बहू सबको मार दिया गया। हमने चाय मंगवाई और एक एक समोसा। बात इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट और आने वाले इम्तिहान से होते हुए उस इंतकाले इक़्तिदार तक जा पहुंची जो ऐन उन्हीं दिनों पेश आया था। सदर अयूब खान ने 11 साला हुक्मरानी के बाद इक़्तिदार याहिया खान को सौंप दिया था। मेरा बंगाली दोस्त मुझसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता था कि 11 साल के बाद एक और जर्नैल आ गया है तो इस हिसाब से हुक्मरानी किसी बंगाली को कब मिलेगी? आपका क्या ख्याल है? मेरे पास इस सवाल का जवाब मौजूद था। 11 साल इक़्तिदार एक जर्नैल के हाथ में रहा, उससे दूसरे को मुंतकिल हो गया। इस दूसरे की हुकूमत के दौरान खून के दरिया बहे। एक तीसरे ने हज़ारों लोगों की मौजूदगी में अपना रिवॉल्वर भारतीय जर्नैल के हवाले किया और अब 51 साल बाद ये खबर दी जा रही है कि ये शिकस्त फौजी नहीं थी, सियासी थी। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अगर ये शिकस्त सियासी थी तो फिर बिल्ली अंडे देती है, हथेली पर बाल उगते हैं, गन्ना दरख्तों पर लगता है, खजूर गाजर की तरह ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है। अगर ये शिकस्त सियासी थी तो फिर कायदे आज़म ने ये जो पाकिस्तान हासिल किया था ये फ़ौजी फतह थी। अव्वल तो अलविदाई तकरीर में ये बात कहने का कोई मौका ना था, फिर कोई दलील भी तो इस अफसोसनाक और हैरानकुन बयान के हक़ में दी जाती। 51 साल गुजर गए हैं, निस्फ सदी और 1 साल ऊपर। इस अरसे में हम इस सान्हे से सबक ना सीख सके। कोई बंगालियों पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करता है, कोई सारा इल्ज़ाम किसी तीसरे मुल्क पर लगाता है, कोई आसमान से खबर लाता है कि ये बंगाली तो हिंदुओं के ज़ेरे असर थे। सबकी कोई ना कोई गलती थी, बस हमारी कोई गलती न थी। हम ये मानने के लिए आज भी तैयार नहीं कि ज़बान के मामले में हमसे गलती हुई। हम में से अक्सर को ये मालूम ही नहीं कि बंगाली उर्दू से ज़्यादा पुरानी और ज़्यादा वसी ज़बान थी। न जाने कब से ज़रिया तालीम थी। जब मुसलमान सलातीन बंगाल पर हुक्मरानी कर रहे थे तो उनकी दरबार की ज़बान यही थी। हमने इसे कौमी ज़बान का दर्जा दिया, मगर कब? उस वक्त जब नुकसान हो चुका था। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ज़र मुबादला कमाने में ज़्यादा हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान का था और मिलता उन्हें कम था। मरकज़ी हुकूमत की मुलाजमतों में उनका हिस्सा उनके हक़ से कम दिया जा रहा था, बहुत कम। फ़ौज में उनकी तादाद बराए नाम थी। वियतनाम में लंबे तड़ंगे अमरीकियों की इबरतनाक शिकस्त ने यह साबित कर दिया था कि अब जंगें चौड़ी छातियों और तवील कामतों की बुनियाद पर नहीं बल्कि जहानत और क़ुव्वत इरादी की बुनियाद पर जीती जाती हैं। मगर हम अपनी डगर से नहीं हटे। हमने 1 यूनिट के पर्दे में छुपाकर इनकी वाज़ेह अक्सरियत को गैर मुसर कर दिया और इस तरह पूरे मगरबी पाकिस्तान को तख्ते लाहौर से बांधकर एक तीर से 2 शिकार कर लिए। फिर हमने उनके साथ वो कुछ कर दिया जिसका किसी जमहूरी मुल्क में तसव्वुर तक नहीं किया जा सकता। इंतखाबात हुए मगर जीतने वाले को हुकूमत देने से साफ इनकार कर दिया गया। ये अनहोनी जब हुई तो मुल्क पर सियासतदानों की हुकूमत नहीं थी। अगर दोनों हिस्से अमन व अमान के साथ किसी दस्तूरी तरीके से अलग हो जाते तो तारीख़ में ये अलहदगी दोनों मुल्कों की सियासी पुख्तगी के तौर पर याद रखी जाती। अवामी लीग के 6 नकात गुंजलक का बेहतरीन हल थे। मुल्क पर सियासतदानों की हुकूमत होती तो इन नकात पर मेज़ पर बैठ कर बात होती। कुछ लो और कुछ दो के तहत मामला तय किए जाते। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता कि एक मुद्दत का तयन हो जाता जिसके बाद दोनों हिस्से अमन व आश्ती से अलग हो जाते। मगर चूँकि अहले सियासत की हुकूमत नहीं थी,
اس لیے معاملات بندوق کے ذریعے سلجھانے کی کوشش کی گئی۔ تاریخ کا فیصلہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ معاملات بندوق کے ساتھ کبھی طے نہیں ہوتے۔ عقل والوں کو نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا تھا۔ 90,000 میں وردی پوش کتنے تھے اور سویلین کتنے تھے، یہ بحث ہی بیکار ہے۔ آج نصف صدی کے بعد یہ نقطہ اٹھانا ایک خاص مائنڈ سیٹ کی غمازی تو کرتا ہے، سمجھ بوجھ کا اشارہ نہیں دیتا۔ حضور جان کی امان ملے تو دست بستہ عرض کریں کہ 90,000 سارے کے سارے پاکستانی تھے۔ آج بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر، اس کی برآمدات، اس کا ایکسچینج ریٹ، سب کچھ تسلی بخش ہے۔ ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہے، اقتصادی اشاریے عبرتناک ہیں۔ اس آس پر دن گزرتا ہے کہ شام کو کہیں سے کچھ آ جائے۔ کشکول غیر اعلانیہ قومی نشان کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ وہاں سیاسی استحکام ہے، ہم سیاسی استحکام سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارا مستقبل غیر واضح ہے، حال بدحالی کا مظہر ہے، معاشرہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ سوشل میڈیا پر جنگ عظیم برپا ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم مستقبل کی فکر کریں، ماضی کے گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں۔ کم از کم اب تو ماضی سے سبق سیکھ لیں، دوسروں کو متون کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں، دل بڑا کریں، غلط پالیسیوں کا ادراک کریں اور اعتراف بھی، جن سے معذرت کرنی چاہیے اندر یا باہر، جرأت کا مظاہرہ کر کے ان سے معذرت کریں۔ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہماری مشکلات کا حل ہے، ایسا معاہدہ جو ہر سٹیک ہولڈر پر واضح کرے کہ یہ لکیر ہے جس سے باہر تم نے نہیں آنا۔ اہل سیاست ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا بند کریں، مل کر بیٹھیں، مسائل کو حل کرنے کا راستہ نکالیں۔ ایک فریق بات چیت پر آمادہ ہو ہی گیا ہے تو دوسرا فریق بدلہ لینے کی بجائے ذہنی پختگی کا مظاہرہ کرے۔ سنگین مسئلہ یہ ہے کہ نئی نسل سخت بے یقینی کا شکار ہے۔ اقبال نے کہا تھا، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اس بے یقینی سے اسے نکالنے کی ذمہ داری اہل سیاست پر ہے۔ اب بھی اگر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف باہر سے مدد مانگی تو انہیں عبرتناک انجام سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔